हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 अप्रैल और एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हुआ हूं द करंट अफेयर शो के साथ। मेरा नाम है रोहित तिवारी। तो चलिए, इस करंट अफेयर की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट से करते हैं। इसमें लिखा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, इस दुनिया में आप अकेले आए हैं और इस दुनिया से अकेले जाएंगे भी। तो इस दुनिया में आने और जाने के बीच का जो यात्रा है, वो भी आपको अकेले ही पूरा करना है। किसी के भरोसे इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश ना करें, ना तो आशा या ना उम्मीद रखें। अगर अपने दम पर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आप उम्मीद रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप उस लक्ष्य को किसी न किसी समय जरूर पाएंगे। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अपने कर्म को भरोसा करिए और कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, वो अपने आप आपको मिलेगा। तो ठीक है, इसी के साथ पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला कंटिन्यूसली कई दिनों से चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ है। केस से आप इसको बोल सकते हैं, एक प्रकार का पिटीशन है, जो कि बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी पार्टियों ने दायर किया है कि जो ईवीएम है, उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईवीएम का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है और पिछले कई सालों से किया जा रहा है, जिससे बीजेपी के वोट काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, इस पर हम एक बार जांच बैठाते हैं और सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही पूछते हैं कि क्या समस्या है और उसका कैसे समाधान होगा। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने इससे पहले बताया था कि जो ईवीएम है, उसके साथ कोई समस्या नहीं, इस पर किसी प्रकार की छेड़खानी की नहीं जा सकती, क्योंकि बेसिक लेवल पर बहुत ही बढ़िया से इसकी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। तो इसमें छेड़खानी करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो इतने अच्छे स्तर पर हुई है और इसका प्रोग्राम जो होता है, वो एक टाइम का प्रोग्राम है। इसको बोलते हैं वन टाइम प्रोग्राम मशीन। ठीक है, वन टाइम प्रोग्राम मशीन, इसका मतलब होता है कि जो ईवीएम मशीन है, वो केवल एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है, वो भी अपने मैन्युफैक्चरर लेवल पे। जब इसको बनाया जा रहा है तभी ये प्रोग्राम होती है। और जो इसके मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब इसके जो बनाने वाले होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि किस नंबर पर किस बटन का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ईवीएम मशीन ऐसे होती हैं जिसमें एक तरफ बटन लगी रहती है और उसके सामने प्रत्याशी का चिन्ह होता है। तो किसी को पता भी नहीं होता कि इसके सामने किसका चिन्ह होगा, और ये इंटरचेंजेबल होती है। जैसे मान लीजिए बीजेपी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, वो मान लीजिए किसी अलग कंस्टिट्यूएंसी में एक नंबर पर है, तो दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वो दूसरे नंबर पर भी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर। मतलब उसका कोई भरोसा नहीं किस नंबर पर होगा। तो उस लेवल पर तो किसी करप्शन का कोई डर नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अन्य पार्टियों को ये इम्पैथिकली, मतलब कि जोर देकर बताते हुए बोला कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है, और वो किसी भी पार्टी को या किसी भी चुनाव चिन्ह को पहचानते नहीं। वो बस पहचानते हैं किसको? वो पहचानते हैं किसको? जो मतदाता होते हैं, जो मत देने जाते हैं, उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक जितना भी केस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह एश्योर किया गया है कि किसी भी प्रकार की धांधली और किसी भी प्रकार की छेड़खानी ईवीएम मशीन के साथ होना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, इसमें आप आगे देखिएगा। जस्टिस खन्ना सेड द बटन्स ऑन द बैलेट यूनिट्स वेयर इंटरचेंजेबल। मतलब जो बैलेट यूनिट पर बटन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? इंटरचेंजेबल होती हैं। मतलब किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में बटन का नंबर दूसरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रयागराज से ही, अगर प्रयागराज की कंस्टिट्यूएंसी ए है, वहां पर बीजेपी का जो बैलेट नंबर है, उसका जो बटन है, वो एक नंबर पे है। तो प्रयागराज की दूसरी कंस्टिट्यूएंसी, जैसे मान लीजिए बी कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर हो सकता है तीसरे नंबर पर हो, चौथे नंबर पर हो। तो मतलब कैसे पता चलेगा किसी को कि किस वाले बटन को छेड़खानी की जाए तो हमेशा बीजेपी को ही वोट जाएगा। तो इस लेवल पर तो किसी प्रकार की छेड़खानी दिख नहीं रही है। जो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नीलेश कुमार व्यास है, उन्होंने भी बोला था कि द फर्स्ट क्वेरी एज टू वेयर एग्जैक्टली द माइक्रो कंट्रोलर्स वेयर सिचुएटेड। माइक्रो कंट्रोलर्स जानते हैं, ईवीएम जो होता है, उस ईवीएम मशीन का माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, एक प्रकार से ब्रेन होता है, उसका ब्रेन का काम करता है। जिस तरीके से किसी कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन होता है, वैसे ईवीएम मशीन का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो भी ब्रेन का काम करता है। तो उनसे पूछा गया, व्यास जी से पूछा गया कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ईवीएम में कहाँ पर सिचुएशन, मतलब इनका कहाँ लोकेट करते हैं। तो इसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा, द
ऑल थ्री यूनिट्स, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, बैलेट यूनिट बोलते हैं और कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ये और वीवीपैट, इनके अपने अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। मतलब सारे सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब वो एक साथ मिले नहीं होते कि किसी एक को आप छेड़ करके सारे माइक्रो प्रोसेसर को डिस्टर्ब कर दे। द सेकेंड क्वेश्चन अबाउट वेदर द माइक्रो कंट्रोलर्स वेर रीप्रोग्रामेबल, द ईसी ऑफिशियल सेड, मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं इनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, क्या इनको दोबारा, एक बार बनने के बाद क्या दोबारा इनके साथ छेड़खानी, इनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसका आंसर देते हुए डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ये केवल एक बार में ही प्रोग्राम किए जा सकते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल होते हैं। मतलब जब इनको बनाया जा रहा है इनको, इनकी प्रोग्रामिंग तभी हो सकती है, इसको बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। On a query regarding the storage of EVM वीवीपैट, he said, उनसे पूछा गया कि जब ये काउंटिंग हो जाती है, जब ईवीएम मशीन्स की काउंटिंग हो जाती है कि कितना कितना चुनाव में कितना मत किसको मिला, तो उसके बाद क्या होता है, तो इसका उत्तर देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये जो स्टोरेज होता है ये कम 45 दिनों तक हम इसको स्टोर करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि जब तक हाई कोर्ट से हमको कोई फाइनल फाइनल वो ऑर्डर नहीं आ जाता कि अब आप जो है इसको ले जा सकते हैं, तब तक हम उसको स्टोर करते हैं 45 दिनों तक। ठीक है। ये पूरा मामला आपका हो गया ईवीएम कंट्रोल यूनिट का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है, भारत में ईवीएम कब, हिस्ट्री में कब यूज किया गया, उसके बारे में थोड़ा आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएम होता क्या है। व्हाट इज ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या होती हैं? EVMs are electronic voting machines that enable the voter with a button for each choice of candidate. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी मशीन होती है जो वोटर को उनके चॉइस का बटन दबाने के लिए एक प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराती है। ये टोटली जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम होता है इसमें। ठीक है। आगे देखिए, एन ईवीएम इज डिजाइंड विथ टू यूनिट्स। जो भी ईवीएम होती है उसमें मेनली दो यूनिट्स होती हैं। एक होती है द कंट्रोल यूनिट। ठीक है। एक कौन सी यूनिट होती है? कंट्रोल। और दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यूनिट। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? दीज यूनिट आर ज्वाइंट टूगेदर बाई ए केबल। ये एक तार के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द ईवीएम इज केप्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब जो ये दो प्रकार की यूनिट होती हैं, एक तो सीयू होती है और दूसरी कौन सी होती है? बीयू। ठीक है। जो सीयू है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होती है ये होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। मतलब वो जो चुनाव का मेन अधिकारी उस बूथ पर होता है उसके पास ये होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। और जो बीयू होता है ये इलेक्शन कंपार्टमेंट में रखी होती है। इलेक्शन कंपार्टमेंट मतलब जहां चुनाव होता है उस कंपार्टमेंट में बीयू रखी होती है और यहीं पर जो है बटन आकर जो है वो मतदाता दबाते हैं। ठीक है। तो द बैलेटिंग यूनिट इज केप्ट विद इन द पोलिंग ऑफिसर वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है। द बैलेटिंग यूनिट इज केप्ट विद इन द वोटिंग कंपार्टमेंट फॉर इलेक्टर्स टू कास्ट देयर वोट। मतलब जो इलेक्टर्स होते हैं वो अपना मत देते हैं, इसलिए बैलेटिंग यूनिट जो होती है वो कहाँ रहती है? वो रहती है कंपार्टमेंट में, इलेक्शन कंपार्टमेंट में। ठीक है। आगे, विद ईवीएम इंस्टेड ऑफ इश्यूइंग अ बैलेट पेपर द पोलिंग ऑफिसर विल प्रेस द बैलेटिंग बटन विच इनेबल्स द वोटर टू कास्ट देयर वोट। मतलब कि जब कोई भी मतदाता अपना मत देने जाता है तो उससे पहले क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है वो उस बैलेटिंग यूनिट के जो बटन है उसको क्या होता है? दबाता है। उसके बाद जो है मतदाता उस बटन को दबा सकता है। ठीक है। द वोटर कैन प्रेस द बटन नेक्स्ट टू द कैंडिडेट्स नेम दे विश टू वोट फॉर। मतलब जो कैंडिडेट का नाम होता है उसी के सामने एक बटन होती है। अगर उस बटन को आप दबाएं, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, उसके सामने जो बटन है उसको आप दबाएंगे तो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट चला जाएगा। ठीक है। अब चलिए समझते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ईवीएम इन इंडिया। तो ईवीएम सबसे पहले भारत में केरला में यूज किया गया था। ठीक है। केरल में यूज किया गया था, जहां पर 50 बूथ पर, 50 बूथ कहाँ थे? परागूर असेंबली है। ठीक है। वो कंस्टिट्यूएंसी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। 1982 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? इन 1992 पार्लियामेंट इंसर्टेड सेक्शन 61A। मतलब कि जो पार्लियामेंट है उसने एक कानून दायर किया, किसमें? आरपीए में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में। आर्टिकल क्या कहते हैं, सेक्शन 61A इसका नाम है। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे ये अलाउ कर दिया गया कि हम ईवीएम का इस्तेमाल अब
लोकसभा चुनाव या जितने भी भारत के स्तर के चुनाव होते हैं उनमें किया जा सकता है। तो ईवीएम का चुनाव सेक्शन 61A के तहत होता है, ठीक है। एंड रूल वैलिडेटिंग द यूजेज ऑफ ईवीएम एंड पेविंग वे फॉर देयर यूज इन इलेक्शंस। द ईसी स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम वाइडली सिंस 1998। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मेन मतलब अच्छे लेवल पर वाइड तौर पर सबसे ईवीएम का इस्तेमाल 1998 से स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है आपका ईवीएम मशीन, ठीक है। ये आपकी ईवीएम मशीन है। इधर जो है कैंडिडेट का पूरा चिन्ह बना होता है और इधर ये बटन है, आप देख रहे हैं नीला बटन, ठीक है। ये है, और ये है वीवीपैट। अभी वीवीपैट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। वीवीपैट मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और ये है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और आपको पता है ये कंट्रोल यूनिट किसके पास रहता है? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है, या जिसको आप पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं। किसी भी बूथ पर जो पोलिंग ऑफिसर होता है उसी के पास ये कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, पोलिंग ऑफिसर के पास। अच्छा, वीवीपैट का एक मामला और समझ लीजिए। वीवीपैट आखिर क्यों ईवीएम में शामिल किया गया? दिक्कत ये हुई जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, तो थोड़े समय बाद जो पार्टीज होती है ना, जो ये चुनावी पार्टियां होती हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम मशीन है इसमें बहुत धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि हम किसको वोट दे रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तब उसके बाद वीवीपैट को शामिल किया, क्योंकि वीवीपैट की क्या क्वालिटी होती है, जब आप ईवीएम बटन दबाएंगे तो वीवीपैट में एक डिस्प्ले होता है, ये डिस्प्ले यूनिट होता है, और यहाँ पर जिसको आप वोट देंगे 7 सेकंड तक, 7 सेकंड, 7 सेकंड तक वो आपको दिखाएगा, और उसके बाद उसकी जो पर्ची है, नीचे बॉक्स बना होता है, इसी बॉक्स में जाकर वो पर्ची गिर जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बात है कि ये जो पर्ची इसमें गिरेगी, जो स्लिप गिरेगी, वो उसको आप अपने घर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो वीवीपैट का मतलब क्या हुआ? जो बटन आप दबा रहे हैं जिस कैंडिडेट का, उसी का यहाँ पर पूरा दिखेगा कि आपने फलाने कैंडिडेट को वोट दिया है, और वो आकर इस बॉक्स में गिर जाएगा, ठीक है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जिसको वोट दिया है वोट उसी को गया, इसीलिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। आगे समझते हैं, व्हाट आर वीवीपैट्स। वीवीपैट होता क्या है? वंस वोटर कास्ट देयर बैलेट, एक बार जब किसी वोटर ने अपना जो है वोट दे दिया, वीवीपैट मशीन प्रिंट स्लिप। वही बात है कि वीवीपैट मशीन क्या होती है? प्रिंट करती है एक स्लिप, एक छोटा सा पेपर, ठीक है, और वो क्या होता है? वो डिस्प्ले करता है। जो वीवीपैट होता है ना, वीवीपैट की एक डिस्प्ले यूनिट होती है। अभी मैंने आपको दिखाया था, एक डिस्प्ले यूनिट होती है। उस डिस्प्ले यूनिट पर वो बैलेट पेपर जो आपने कास्ट किया था, जो आपने वोट दिया था, वो 7 सेकंड तक दिखाई पड़ता है। कितने सेकंड तक? 7 सेकंड तक दिखाई पड़ता है। उसके बाद नीचे जो बॉक्स बना होता है उसी में वो जाकर गिर जाता है वो पेपर, ठीक है। तो द प्रिंटेड स्लिप विच रिमेन्स बिहाइंड द ग्लास इज विजिबल फॉर 7 सेकेंड्स। 7 सेकंड तक विजिबल होती है, फॉर द वोटर्स टू चेक वेदर देयर बैलेट वाज कास्ट। मतलब कि उनको पता लग जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। दिस स्लिप देन फॉल्स इनटू ए बॉक्स। उसके बाद ये स्लिप कहाँ गिरती है? बॉक्स में गिर जाती है। नो वोटर कैन टेक द वीवीपैट स्लिप बैक होम। कोई भी वोटर जो है अपना वीवीपैट का जो स्लिप है वो अपने घर नहीं ले जा सकता, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के लिए होती है। एज इट इज लेटर यूज टू वेरीफाई वोट्स। ये वेरीफाई वोट के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए किसको कितना वोट मिला उसके लिए जरूरी होता है। इन द 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ, ठीक है। एक चीज और समझिएगा कि वीवीपैट आने के बाद भी लोगों के मन में डाउट था, ठीक है। वीवीपैट जब भारत में इंट्रोड्यूस हो गया उसके बाद भी लोगों के मन में डाउट था कि क्या इसमें भी धांधली हो सकती है या पूरी मशीन ही खराब है। पता चला दिखा रही है, अभी प्रिंट पर दिखा रही है, आपने जिसको वोट दिया उसका नाम, फिर बाद में बदल दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी क्या किया गया? इसके लिए एक रूल बनाया गया कि ऐसे रैंडम पांच पांच बूथ उठाए जाएंगे। कंस्टिट्यूएंसी में बूथ होते हैं जहां वोट पड़ता है, ऐसे 5 रैंडम बूथ उठाए जाएंगे और वहां कैलकुलेट किया जाएगा कि जिन जिन लोगों को जितना वोट मिला है क्या उतना ही है, तब जाके कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। ये भी किया गया कि रैंडम मतलब ये नहीं पता चलेगा किसको कहां से गिनना जाएगा। किसी भी बूथ को उठा लिया जाएगा और वहां जाकर वीवीपैट में वो स्लिप्स गिनी जाएंगी। क्या वो स्लिप में जितने वोट डाले गए हैं, जितने लोगों को वोट पड़ा है और जिन जिन लोगों ने डाला है वो उन्हीं को पड़ा है, किसी और को? तो ऐसे चेक किया जाता है। ये क्या होता है? 5 बूथ पर ऐसा होता है, 5 बूथ पर। इस पर भी मामला अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और पार्टीज जो है वो बोल रही हैं ये जो 5-5 का खेल चल रहा है इसको और बढ़ाया जाए, और जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनमें 50% से 100% मतलब सारी की सारी बैलेट पेपर को चेक किया जाए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है भारत जैसे देश में।
सारी यूनिट को चेक करना बहुत मुश्किल है। और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर हम सब के सब या 50% भी चेक करना शुरू कर देंगे तो जो रिजल्ट आता है चुनाव का उसमें 5 से 6 दिनों की देरी होगी, पहली चीज। दूसरा, और ज्यादा मैन फोर्स मतलब और ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा, इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं। अब वही सवाल है, वाई डिड द इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस वीवीपैट? इलेक्शन कमीशन को आखिर वीवीपैट क्यों लाना पड़ा? क्यों लाना पड़ा, क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि जो ईवीएम मशीन होती है ना, ईवीएम, इसके ऊपर भी धांधली का आरोप लगाया गया, इसमें बहुत धोखाधड़ी हो रही है, इसमें आप मतलब वोट किसी और को दे रहे हैं, जा रहा है बीजेपी को। ये समस्या आ रही थी कि आप किसी और को वोट दे रहे हैं तब भी कहाँ जा रहा है वो, बीजेपी को जा रहा है। तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए वीवीपैट लाया गया। उसमें क्या हुआ, ये 2010 में इसका जो मतलब इसकी जो अवधारणा है 2010 में आई। व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड ए मीटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्होंने मीटिंग बैठाई अपनी, और उनके साथ डिस्कस किया कि कैसे ईवीएम बेस्ड पोलिंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, किस ऐसा क्या किया जाए जिससे ईवीएम मशीन के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है या जो लग रहा है कि ये अपारदर्शी है, उसको और पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ठीक है, उसको और पारदर्शी कैसे बनाया जाए। तो उसके बाद जो वीवीपैट है वो आया। ठीक है, उसको आगे देखिएगा क्या है। आफ्टर ए प्रोटोटाइप वाज प्रिपेयर्ड फील्ड ट्रायल्स वेयर हेल्ड, मतलब प्रोटोटाइप तैयार हो गया वीवीपैट का, और उसका फील्ड ट्रायल कहाँ हो गया, लद्दाख में हो गया। पहला फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ। फिर कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम में हुआ। फिर कहाँ हुआ, चेरापूंजी में हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, ईस्ट दिल्ली में, यहाँ और जैसलमेर में। कहाँ का टाइम क्या है सबका, 2011 जुलाई 2011। इन हर जगहों पर ये चेक हो गया और एकदम एकदम फाइनली फुल प्रूफ हो गया कि जो वीवीपैट है वो अब बहुत अच्छे से काम करेगा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर फाइन ट्यूनिंग द डिजाइन, होल्डिंग मोर अप्रूव्ड holding more trials and taking feedback from political parties, an EC expert committee approved the design in February 2013। तो जो इलेक्शन कमीशन की एक एक्सपर्ट कमेटी है, उसने 2013 में वीवीपैट के डिजाइन को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लेटर दैट ईयर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 वेयर अमेंडेड, मतलब जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 नामक अधिनियम है, उसको क्या किया गया, उसको संशोधित किया जाए, और उसमें अलाउ किया गया कि एक प्रिंटर के साथ एक और ड्रॉप बॉक्स होगा जिसमें स्लिप के साथ 7 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा कि आपने किसको अपना वोट कास्ट किया है। उसका दूसरा नाम हम क्या जानते हैं, वीवीपैट। ठीक है, तो द वीवीपैट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल 21 पोलिंग स्टेशन ऑफ द नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द नागालैंड इन 2013। नागालैंड के नौसेन असेंबली में पहली बार 21 पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब यह सफल हो गया, बहुत अच्छे से पूरा हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि जून 2017 में देर वॉज 100% एडॉप्शन ऑफ वीवीपैट। जून 2017 से क्या हो गया, पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा, जून 2017 से। ठीक है, ये आपका मामला हो गया वीवीपैट का। ठीक है, आगे देखिएगा। थोड़ी समस्या वीवीपैट के साथ भी आ गई। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन के साथ समस्या थी, अब वीवीपैट के साथ भी ये समस्या आ गई। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लगा कि वीवीपैट में भी दिक्कत आ सकती है, उसके साथ भी छेड़खानी हो गई है। तो फिर क्या हुआ, फरवरी 2018 में क्या हुआ, ईसी मैंडेटेड द काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स ऑफ वन रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि एक रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग पोलिंग स्टेशन पर जो है ये वीवीपैट की जो स्लिप होती है उनकी काउंटिंग करवाई। ठीक है, उनकी क्या करवाई, काउंटिंग। काउंटिंग से क्या होता है, काउंटिंग से पता चलता है कि जितने लोगों ने वोट डाला था क्या उतनी ही स्लिप्स हैं। ठीक है, जितने लोगों ने वोट डाला था क्या उतनी ही स्लिप्स हैं, ये काउंट करने से ये पता चलता है। फिर क्या हुआ, ये अभी तक तो केवल एक पोलिंग पोलिंग कंस्टिट्यूएंसी में एक ही बार काउंटिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज इंक्रीज टू 5 पोलिंग स्टेशन। इसके बाद इसको इंक्रीज करके 5 पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिया गया। ये 5 पोलिंग स्टेशन पर इसको काउंट किया जाएगा। अभी तक केवल एक पोलिंग स्टेशन पर काउंट किया जा रहा था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर क्या कर देगा, 5 पोलिंग स्टेशन पर। ये 5 पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट की जो स्लिप होती है उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, इतना भी पूरा, इतना भी मतलब अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी कम लग रहा है, ये समझिए। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या लग रहा है, ये कम रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि 5 पोलिंग स्टेशन पर जो है कैलकुलेशन जो हो रही है
जो स्लिप की काउंटिंग हो रही है वो बहुत है, एनफ है, उससे बहुत बढ़िया जजमेंट होगा। लेकिन एक टीडीपी के लीडर हैं, टीडीपी के लीडर मतलब तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। इसके एक लीडर थे, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने क्या किया, अप्रैल 2019 में एक पिटीशन फाइल किया, ठीक है। द 5 पोलिंग स्टेशंस आर सेलेक्टेड बाय a draw of lots of returning officer concerned in the presence of candidate और their agents। इसी को फाइनल किया गया कि जो 5 पोलिंग स्टेशन पर जो ये वीवीपैट की स्लिप को गिना जा रहा है, उसी को फाइनल किया जाए। और बस ये है कि जो कैंडिडेट वहां का है उनके सामने ही होगा, कैंडिडेट और एजेंट के सामने, ठीक है। अब मेन क्या समस्या है, व्हाट हैव बीन द लीगल केसेस सराउंडिंग द वीवीपैट। अब वीवीपैट से संबंधित कौन कौन से लीगल केसेस हैं, तो पहले इसको देखिएगा। सबसे पहले, द वीवीपैट हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल लीगल केसेस स्टार्टिंग विद सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या केस है उसको समझिएगा। इन विच द एससी रूल्ड दैट अ पेपर ट्रायल वाज इंडिस्पेंसेबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये जो वीवीपैट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि वीवीपैट जो है ये फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा अपरिहार्य है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये क्या होता है, डेमोक्रेसी का पिलर है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। उसी को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वीवीपैट मशीन, जो वीवीपैट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है तो हमको इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, indispensable for free and fair elections and ordered the government to provide funding for the roll out of वीवीपैट। और उसके बाद सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरे भारत में वीवीपैट की जो मशीन्स हैं इनको आप प्रोवाइड करवाइए, इसके लिए पैसा मतलब फंड जो है बांटिए। अब क्या हुआ, फिर से 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कम से कम 50% रैंडम वीवीपैट स्लिप को काउंट किया जाए। अभी तक क्या होता था, अभी तक 5 पोलिंग स्टेशन पर काउंट हो रहा था, अभी तक 5 पोलिंग स्टेशन पर काउंट हो रहा था। अब चंद्रबाबू नायडू जी क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करवाइए, 50% पोलिंग स्टेशन पर इसको काउंट करवाइए। ये बहुत बड़ा टास्क है। भारत जैसे देश में जहां पर तकरीबन 97 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें आप 50% पोलिंग स्टेशन पर रैंडमली, मतलब कि ऐसे ही रैंडमली किसी को पिक कर लिया जाएगा और उसको काउंट किया जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। अब क्या हुआ, द ईसी however argued that this were to happen result would be delayed by 5 to 6 days। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, अगर हमको 50% पोलिंग बूथ पर कैलकुलेट करना पड़ा तो हमको कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट में देरी होनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सबसे बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आखिर वीवीपैट स्लिप की इतना ज्यादा वाइडेंड लेवल पर क्यों स्लिप को मांग रही है कि इसको गिना जाए, आखिर क्या दिक्कत है। अपोजिशन पार्टीज कंटिन्यू टू कॉल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मोर पोलिंग बूथ, मतलब उनका कहना है कि और ज्यादा पोलिंग बूथ को आप काउंट करवाइए, ठीक है, उनके वीवीपैट स्लिप को। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दे आर्ग्यू दैट द सैंक्टिटी ऑफ फेयर इलेक्शन आउटवेज द कंसर्न ऑफ डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। आगे क्या होगा, पार्टीज हैव कॉल्ड द एनीथिंग फ्रॉम 50% टू 100%। सोचने वाली बात है कि पार्टी क्या कह रही है, कह रही है कम से कम 50 और हो सके तो 100% तक का वेरिफिकेशन चाहिए वीवीपैट स्लिप। अगर इतना ही फिर करना हुआ, यही सब वेरिफिकेशन करना हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या निकलेगा, आप ही बताइए। वीवीपैट को काउंट करवाने का अगर 100% तक ऐसा ही करना पड़ा तो फिर क्यों इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होके क्या करेगा। एक इस समय नया अलायंस आया है, अलायंस का नाम क्या है, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस आया है, इसमें कौन कौन सी पार्टी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट भी है और सामान्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है और समाजवादी पार्टी है। इन्होंने तो एक ऐसा रेजोल्यूशन डिमांड किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप, वीवीपैट स्लिप का 100% वेरिफिकेशन चाहिए। अब सोचिए, इतने बड़े लोकतंत्र में ये इतना आसान काम तो है नहीं। ये तो वोटिंग मशीन में जो ईवीएम है उसका पूरा डिपार्टमेंट है। ईवीएम जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बैलेटिंग यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। और वोटिंग कंपार्टमेंट में ये बैलेटिंग यूनिट रखी होती है
और इन ईच बीयू मैक्सिमम 16 कैंडिडेट इंक्लूडिंग ए नोटा, नोटा को इंक्लूड करते हुए 16 कैंडिडेट एक बीयू में मैक्सिमम होते हैं। और कंट्रोल यूनिट किसके पास होती है? पोलिंग अफसर के पास होती है। इधर देखिए वीवीपैट जो होती है, वीवीपैट में दो पार्ट होता है, एक तो वीवीपैट का प्रिंटर होता है और दूसरा होता है वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। और ये जो डिस्प्ले यूनिट होती है किसके कंट्रोल में होती है? पोलिंग अफसर के कंट्रोल में होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये जो प्रिंटर होता है यहीं से वो स्लिप निकलती है कि आपने किसको वोट दिया, वो वाली स्लिप कहाँ से निकलती है? यही वीवीपैट प्रिंटर से निकलती है। और ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए अब अगले मामले पर आते हैं। एक आर्टिकल है, फर्नांडीज कमेंट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल गोवा कांग्रेस चीफ। गोवा के कांग्रेस चीफ ने कहा कि जो फर्नांडीज ने कमेंट किया था डिवल सिटीजनशिप लेकर के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, इसको समझिएगा। गोवा कांग्रेस के चीफ जो अमित पाटकर हैं, उन्होंने कहा कि जो विराइटो फर्नांडीज हैं, उन्होंने क्या कहा था कि realizing the issue of dual citizenship for Goans who have adopted for Portuguese passport। मतलब उनका मानना था कि भारत में जो गोवा में रहने वाले लोग हैं उनको भारत में जॉब अच्छे से नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही, उसकी अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, उसका मौका नहीं उनको मिल रहा है। इस वजह से क्या होना चाहिए, उनको भारत की भी सिटीजनशिप है, उनको क्या है, भारत की भी सिटीजनशिप है और उनको पुर्तगीज सिटीजनशिप भी चाहिए। ये मामला है। तो इसी को हम बोल देंगे क्या, डिबल सिटीजनशिप। इसको क्या बोलेंगे, डिबल सिटीजनशिप। और हमारे संविधान के बारे में आपको पता ही है कि हमारा संविधान जो है वो एकहरी नागरिकता वाला संविधान है। कैसा संविधान है? एकहरी नागरिकता। यहाँ डिबल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। तो व्हाट इज डिबल सिटीजनशिप? डिबल सिटीजन स्टेटस is a legal recognition in which an individual is considered a citizen of more than a country under the regulations of those countries at the same time। मतलब कि ऐसे दो राज्य, मतलब एक से अधिक देशों का वो नागरिक होगा, बस उसमें रूल ये है कि दोनों देशों में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। ये समस्या है। ठीक है, अब जैसे भारत में अगर कोई डबल सिटीजनशिप लेना चाहे तो नहीं ले पाएगा। अमेरिका अमेरिका के में आप डबल सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भारत जो है डबल सिटीजनशिप को अलाउ ही नहीं करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 जो है, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द डबल सिटीजनशिप। ठीक है, और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि डबल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ठीक है, अब ये अलग चीज है कि इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। ग्लोबल मोबिलाइजेशन, बिजनेस, सिक्योरिटी। ग्लोबल मोबिलाइजेशन मतलब आप पूरी दुनिया में अपने मौकों को तलाश सकते हैं। डबल सिटीजन, जैसे मान लीजिए भारत के थे, भारत के नागरिक हैं, पता चला उसके बाद आपने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो ठीक है, भारत में आपको अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं तो आप चले जाएंगे अमेरिका। ये हो गया ग्लोबल मोबिलाइजेशन। बिजनेस, आप भारत से बाहर जाकर बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तीसरा सिक्योरिटी, पता चला कुछ लोग हैं भारत में जिनको भारत में जो है सुरक्षित महसूस नहीं करते, वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर लेंगे, भारत से बाहर चले जाएंगे। ऐसे तथाकथित लोग जिनको भारत में सुरक्षा हासिल नहीं है, वो भारत को सहिष्णु नहीं मानते हैं, वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी के लिए भारत से बाहर चले जाएंगे डबल सिटीजनशिप के तहत। ठीक है, ये मामला है। आगे समझिएगा। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां डबल सिटीजनशिप है, जैसे पुर्तगाल है, ताजिकिस्तान है, कोलंबिया है, घाना है, अंगोला है, कोमोरास है, रोमानिया है, थाईलैंड है, ग्रीस है, लग्जमबर्ग है, एंटीगुआ। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको ब्राजील बोलते हैं, रशियन फेडरेशन, तिब्बत, ग्रेनेडा, मकाऊ, अर्जेंटीना, आइवरी कोस्ट, गिनिया बिसाऊ, माली, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्मेनिया, माल्टा, ट्यूनीसिया, ऑस्ट्रेली। ये सारे जितने भी देश हैं ये सब क्या है, डबल सिटीजनशिप वाले देश। अब स्टेटस ऑफ इंडिया इन इन डबल सिटीजनशिप, जो इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया अलाउ इट्स सिटीजन ओनली सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, अनलाइक द इंडिया यूएसए सिटीजन कैरी डबल सिटीजनशिप। भारत के विपरीत जो अमेरिकी नागरिक हैं वो डबल दोहरी नागरिकता धारण करते हैं, इन वन एज यूएसए सिटीजन एंड अदर एज द सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक है, भारत में क्या है, इन इंडिया देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल स्टेट सिटीजनशिप, बट इंडियन सिटीजन इन दियर साइक कैरी डबल आइडेंटिटीज। भारत में देखो, भारत में जो है डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है। ठीक है, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत के जो लोग हैं ना, मानसिक रूप से वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से उनकी दोहरी दोहरी आइडेंटिटी है, डुअल आइडेंटिटी। जैसे एक तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन, वी आर इंडियंस, फर्स्ट आइडेंटिटी। और दूसरा क्या होगा, हम उत्तर प्रदेश में हैं, क्या है,
तो मतलब एक तो राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय आइडेंटिटी आपकी होगी, नेशनल आइडेंटिटी, और दूसरा रीजनल आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रीजनल आइडेंटिटी। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये रीजनल आइडेंटिटी भारी पड़ने लगती है राष्ट्रीय आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी पर, तब उसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं सब रीजनलाइजेशन बोलते हैं, उप क्षेत्रीयवाद। ठीक है, ऐसा बोलने लगते हैं तब। वो नुकसानदायक होता है किसी भी देश के लिए। अगर उप क्षेत्रवाद वहां डेवलप हो रहा है तो किसी देश के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण भारत में क्या है? भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में क्या है? दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता है। और ये अलग चीज है कि हमारे मन में क्या होता है, डबल आइडेंटिटी होती है। एक तो हमारे देश की आइडेंटिटी, दूसरा हमारे स्टेट की आइडेंटिटी। और एक चीज और समझ लीजिए, सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, मतलब सॉरी 9, दो चीजें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 और जो सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं क्लियरली कि एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट द एक्विजिशन ऑफ डुअल सिटीजनशिप। हमारे भारत में जो भारत के नागरिक होते हैं उनको दोहरी नागरिकता हासिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट किन्नर सरपंच इन लोकसभा फ्री फ्रॉम दमोह। बस इसमें आप ये समझिएगा कि जो भारत की पहली किन्नर सरपंच है उनका नाम क्या है? दुर्गाबाई मझवार। और उनको लोग मतलब फेमस नाम से क्या जानते हैं? दुर्गा मौसी के नाम से जानते हैं। उनका स्टेट कौन सा? उनका स्टेट है मध्य प्रदेश, और वो कटनी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और उनके गांव का नाम क्या है? कनवारा विलेज। और वो सरपंच कब बनी थी? 2014 में सरपंच बनी थी। ठीक है, और इलेक्टेड सरपंच ऑफ हर विलेज इन 2014। और अभी क्या है? अभी ये निर्दलीय निर्दलीय लड़ाई करने जा रहे हैं चुनावी। ठीक है, निर्दलीय लड़ाई होने जा रही है इनकी। ये मामला है। आगे चलते हैं। नो फॉरेस्ट आर एनिमल्स विल बी लेफ्ट इफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा तो एक समय आएगा ना तो कोई जंगल बचेगा, ना तो कोई जीव बचेगा। बहुत ही क्लियर कट भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताई कि अगर इस तरीके से ही कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? विवाद होता है। विवाद का मतलब, अच्छा देखिए आप एक चीज समझिएगा, आखिर ये विवाद पैदा कैसे हुआ? ह्यूमन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ? आखिर ये कैसे इसकी ओरिजिन हुई? पहले तो नहीं होता था, अभी क्यों हो रही है? अभी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है ना, उनकी जगह को भी हमने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। जैसे 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 जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हो क्या रहा है? जनसंख्या बढ़ने के साथ हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए घर, आवास चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए क्या? डेवलपमेंट। और इन सब चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको चाहिए जमीन। और जमीन जमीन कैसे मिलेगी? जमीन मिलेगी जंगल साफ करने से। और जंगल में कौन रहते हैं? जंगल में रहते हैं जंगली जीव। बताइए, जब जंगल में रहने वाले जंगली जीवों की जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मजबूरन वो हमारी तरफ बढ़ेंगे। और जब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ आती है ह्यूमन की तरफ, तो उन्हीं के बीच में क्या हो जाता है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पेपर में देखते होंगे कि कभी किसी हाथी ने, क्या हो गया, हाथी ने कुचल दिया किसी आदमी को, या फिर ट्रेन ने क्या कर दिया, ट्रेन ने हाथियों को दबा दिया। या आपने देखा होगा कि कोई तेंदुआ, कोई बाघ किसी गांव में घुस गया, कई लोगों को मार दिया। दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ना तो जंगल रह जाएंगे और ना तो एनिमल रह जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा और गंभीर है। The Supreme Court on Wednesday warned that human wildlife conflict pose a danger to the very existence of forest and wildlife. A balance has to be struck which takes care of the rights of both stakeholders. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें बैलेंस बैठाना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो दोनों लोगों के एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, इसमें एक बैलेंस बन सके और दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाप्त हो सके। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नॉट रिजॉल्व। अगर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन और
एनिमल में नहीं रिजॉल्व किया गया, अगर इसका कोई उपाय नहीं खोजा गया, तो एक समय ऐसा आएगा न तो ह्यूमन बचेंगे और ना ही जंगल बचेगा। ठीक है। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन कम व्हाइल हियरिंग ए केस कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द असम पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इस टाइम पर इन्होंने अपना ये बयान जारी किया, अपना ये डिसीजन दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक केस देख रहा है पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी जो बाउंड्रीज है उनको इस समय बाउंड्रीज निर्धारित किया जा रहा है कि इसकी बाउंड्री कितनी है। तो असम में स्थित इस पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या हो रहा है, बाउंड्री निर्धारित की जा रही है, और उससे समस्या क्या आ रही है कि उससे एक तो जंगल जो है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका स्थान एक तो मतलब मार्क किया जा रहा है, और दूसरा उसके आसपास रहने वाले जो ह्यूमंस हैं, उसके आसपास रहने वाली जो जनजातियां हैं, उनके जो अपने अधिकार है वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके अपने अधिकार भी समाप्त हो रहे हैं। इस वजह से ये मामला बढ़ के सामने आया है। एंड द wildlife sanctuary and the settlement of rights of villagers drawn from the marginalized scheduled caste, scheduled tribe and backward communities who reside within the sanctuary। मतलब वो लोग जो इस सेंचुरी के भीतर रहते थे, जब इसको दोबारा से मार्क किया जा रहा है, जब दोबारा से इसकी बाउंड्री निर्धारित की जा रही है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। दैट इज द मेन कन्फ्लिक्ट। अब असम गवर्नमेंट ने क्या किया, द असम गवर्नमेंट सबमिटेड दैट इट हैज constituted a special committee chaired by the Chief Secretary Forest to survey and suggest alteration in the boundaries of the sanctuary to protect the rights of the wildlife as well as the human inhabitants। अच्छा, जो असम की गवर्नमेंट है उसने क्या सबमिट किया, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है, और इस कमेटी के हेड कौन है, चीफ सेक्रेटरी हैं, और उनसे ये सलाह मांगी गई है कि कैसे मतलब ऐसे कौन से परिवर्तन किए जाए, ऐसे कौन से अल्टरेशन किए जाए जिससे कि जो बाउंड्री है उससे दोनों लोगों का बचाव हो सके। एक तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका बचाव हो सके, और दूसरा उसके आसपास रहने वाले जो ह्यूमन लोग हैं, जो ह्यूमन इनहेबिटेंट्स है, उनका बचाव हो सके। ए प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ द सेंचुरी हैड ऑलरेडी बीन डन एंड अ मैप प्रिपेयर्ड। और ये जो सर्वे है ये हो चुका है और इसका मैप भी तैयार हो चुका है। द बेंच सेड द स्टेट्स proposals regarding the sanctuary would be cleared by the National Board of Wildlife। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सॉरी बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा, ये जो प्रपोजल है स्टेट का, इसको देखते हुए इसका जो पूरा मामला इसको कौन क्लियर करेगा, इसको क्लियर करेगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड आल्सो अंडरगो द स्क्रूटनी ऑफ द टॉप कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसकी जांच करेगा। ठीक है। द कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट टू इंक्लूड द स्पेशल कमेटी टू रिप्रेजेंट द कंसर्न ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और ये भी बोली कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी ठीक से उसकी जांच पड़ताल हो कि उनका क्या नुकसान हो रहा है, उनका उनका कैसे भला किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके संबंध में भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है। आगे क्या है, द कोर्ट नोटेड इन इट्स ऑर्डर दैट फ्रॉम द प्राइमा फेसी पर्सुअल ऑफ द मैप इट अपीयर्स दैट द state proposes to delete smaller areas of the wildlife sanctuary and include a larger area so as to account for the justice Gawai said the court respect environmental activists but the human aspect of problem should also be taken into consideration। ये मैप देखकर सुप्रीम कोर्ट को लगा, पहली बार में क्या लगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और बड़ा करना चाहती है और बढ़ाना चाहती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि अच्छी बात है कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और बढ़ाइए, परंतु उसके आसपास रहने वाले जितने मानव हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आखिर वो कहाँ जाएंगे, उनके जो अपने राइट्स हैं उनका क्या होगा। ठीक है। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस आर्टिकल। अब थोड़ा सा पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में समझ लीजिए वो क्या है। द पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बाढ़ वाले जो मैदान है वहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोरीगांव इन द स्टेट ऑफ असम। असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। इट हार्बर्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनो। जो राइनो होते हैं, राइनो जो होते हैं उनकी हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पाई जाती है। ठीक है। राइनो की हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पाई जाती है, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है। दूसरी चीज, इनका इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा स्थान है राइनोसिरोस के मामले में। पहला स्थान किसका होगा, पहला स्थान है काजीरंगा। पहला स्थान किसका होगा, पहला स्थान तो होगा काजीरंगा का ना। दूसरे स्थान पर ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए इसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं। ठीक है।
It often also called mini Kaziranga because of the similar landscape and the sizable population of the one-horned rhino. यहाँ पर कौन पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, आगे समझिएगा। अच्छा, ये एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, जीएस फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ कौन कौन से लोग, मतलब कौन से फ्लोरा और कौन से फना पाए जाते हैं। तो पहले फौना के बारे में समझिए। यहाँ पर लेपर्ड पाया जाता है, लेपर्ड कैट पाई जाती है, फिशिंग कैट पाई जाती है, जंगल कैट पाई जाती है, फेरल बफेलो पाया जाता है, वाइल्ड पिग्स पाए जाते हैं, चाइनीज पेंगोलिन पाए जाते हैं। ये फौना है। और फ्लोरा में कौन पाए जाएंगे? इट्स मैक्सिमम कंसिस्ट ऑफ द वेट सवाना ऑफ अरुंडोडोनेक्स एंड सकेरम। द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडी। एक तो ये दोनों पाए जाते हैं, ऊपर से जो बचा हुआ स्थान है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, दिस इज द होल आर्टिकल। चलिए आप आगे समझते हैं। द रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान एक प्रकार से एडिटोरियल है जो क्रिटिसाइज करता है स्वच्छ भारत अभियान को। ठीक है, एक एडिटोरियल है जो स्वच्छ भारत अभियान को क्रिटिसाइज करने का मतलब उसकी कमियों को दिखाता है कि क्या कमियां रह गई उसमें। तो ये जीएस पार्ट 2 का भी हिस्सा हो सकता है, जीएस पार्ट 2 का भी हिस्सा होता है, जीएस 1 का भी हिस्सा हो सकता है। ठीक है, योजनाएं हो गई, सामाजिक सरकारी योजनाएं जो है जो समाज को ट्रांसफॉर्म करती है, जीएस 1 का पार्ट हो जाएगा। जीएस 2 का पार्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जीएस 2 में पब्लिक पॉलिसीज आ रहेगा, तो जीएस 2 का पार्ट होता है। अब इसको समझिएगा। द रियलिटी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। इंडिया वॉज रैंक्ड राइट एट द बॉटम ऑफ 180 कंट्रीज। मतलब जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत को सबसे निचला स्थान मिला था 180 देशों में 2022 में। द ईपीआई रैंक कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। जो ईपीआई होता है वो कंट्रीज का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस देखता है और उसके आधार पर एक तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस देखता है, दूसरा इन्वायरमेंटल हेल्थ देखता है, तीसरा इकोसिस्टम विटालिटी देखता है, और ये मेजर करता है 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशूज कैटेगरीज। और सच एज, अच्छा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एयर क्वालिटी देखता है। ठीक है, और ये ड्रिंकिंग वाटर देखता है, स्वच्छता देखता है, सैनिटेशन देखता है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड द रैंक सेइंग द मेथोडोलॉजी faulty and does not quantify the Indian scenario objectively। अच्छा, इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है कि सरकार ने इस पूरे रैंक को और इस पूरे सर्वे को क्या कर दिया है, गलत बता दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पा रहा है, क्वांटिफाई मतलब परिमाणित नहीं कर पाता है कि भारत में जो सिचुएशन है वो कैसी है, उसको सही ढंग से एनालाइज ना करते हुए इसने रैंकिंग जारी की है। तो भारत इसको एक प्रकार से क्या कर रहा है, भारत इसको फाल्टी मान रहा है, गलत मान रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। द एसबीएम, एसबीएम का मतलब होता है स्वच्छ भारत मिशन। द एसबीएम एंड एसबीएम 2.0 which was launched in 2021 and which aims to make all cities free of garbage। ये जो एसबीएम और एसबीएम 2.0 इसका मेन उद्देश्य क्या है? हर सिटीज को, हर शहर को कचरा मुक्त करना है। सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द वाइड प्रेवलेंस ऑफ कास्ट। ये जो सैनिटेशन होता है ना भारत में सैनिटेशन या जो स्वच्छता है उसका एक अपना इतिहास रहा है कि सफाई का काम किसके जिम्मे होता है। भारत में सफाई का काम अक्सर, जिनको आप बोलते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इनको बोलेंगे एससी एसटी कास्ट, और सामाजिक रूप से लोग बोलते हैं निचली जातियां। जो निचली जातियां होती हैं उन्हीं को साफ करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या भारत में रही है। इस आर्टिकल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये बताना कि क्या क्या कमियां रह गई हैं स्वच्छ भारत मिशन में। दूसरी चीज, स्वच्छ भारत मिशन का एक और टारगेट ये था कि ये जो हम लोगों ने मतलब पूरे भारत में लग गया, पूरा हिस्ट्री परंपरा से ये पता चल रहा है कि जो सफाई करने का काम है वो उन्हीं लोगों का है। तो इस मिशन से ये कहा गया कि सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन इज एवरीवन्स जॉब। सैनिटेशन क्या मतलब सफाई करना सबका काम है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम नहीं है सफाई करना। ठीक है, historically the subjugated caste have been forced to carry out sanitation work। ठीक है, the SBM tried to create a narrative that sanitation is everyone's job।
ये जो ये मिशन जो है ये ऐसा क्रिएट करना चाह रहा है, ऐसा नरेट करना चाह रहा है, ये जो सैनिटेशन का काम है, सफाई का काम है, ये सबका काम है। द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडिया इज ओपन डिफिकेशन फ्री। केंद्र सरकार क्या बोल रही है कि भारत जो है अब ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। लेकिन जो सच्चाई है वो दूसरी है, सच्चाई ये नहीं है। भारत अभी ओपन डिफिकेशन फ्री नहीं हुआ है, किसी कीमत पर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो दूसरी, कागज पर फ्री हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इस बारे में, एक रिपोर्ट आई है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की एक रिपोर्ट है, वो क्या बोल रही है। 2020 में क्या हुआ था, the CAG report in 2020 raised many questions about the government's claims over the success of the SBM on this front. It indicated that poor quality of construction of toilets under this scheme. इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है, जितने भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, पुअर क्वालिटी है उनकी, बहुत ही खराब। मतलब ऐसे बनाए गए कि बन गए और एक महीने में टूट गए, ये स्थिति है। A few urbanization studies pointed out that in some metros communities in still do not have access to public toilet। बहुत सारे मेट्रोज और बहुत सारे स्लम्स में अभी भी किसी प्रकार का पब्लिक टॉयलेट का कोई एक्सेस नहीं है, मतलब लोग बाहर ही जाते हैं, खुले में ही जाते हैं। इवन इन रूरल इंडिया में भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन लिंक टू वेस्ट ट्रीटमेंट। भारत के जो ग्रामीण भारत है वहां भी जो भी टॉयलेट बना हुआ है, जो भी बनाया गया है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट से, सॉरी, वेस्ट ट्रीटमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सब कुछ बाहर ही हो रहा है और कोई भी काम स्वच्छता से नहीं हो रहा है। और जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, द फीकल स्लज जनरेटेड इज टॉस्ड इनटू द इन्वायरमेंट। सोचिए कि वहां से जो भी कचरा निकल रहा है, जो भी गंदगी बाहर आ रही है, उसको कहीं पर जाके क्या करना पड़ता है, उसको सेटल करना होता है, मैनेज करना होता है। तो उसको मैनेज करने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं, उसको ओपन में ही ले जाके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये स्थिति है। दूसरी चीज क्या है, सेप्टिक टैंक्स आर क्लीन्ड बाय मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो सेप्टिक टैंक है, जो जिसमें भरा रहता है वो कचरा, उसको कौन साफ कर रहा है, उसको मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं जो सफाई कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि और दूसरी चीज, द स्लज थ्रोन इन द वेरियस वाटर सिस्टम, और वहां से जो कचरा निकल रहा है वो पानी में फेंकते हैं ले जाके, चाहे वो नदी में फेंक देंगे, चाहे नाले में, चाहे नहर में, कहीं भी ले जाकर फेंक दे रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ स्वच्छ भारत मिशन का, जब गंदगी वैसी की वैसी ही बनी रही, ठीक है, ये मामला है पूरा। अब थोड़ा आगे समझिएगा, सिटी गवर्नमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड टू बाय मोर मशीन्स। सिटी गवर्नमेंट जो है ना, वो उनसे कहा गया है कि वो और भी मशीनें खरीदें, जैसे कि रोड साफ करने वाली मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीन, दैट कॉस्ट नो लेस देन, जिनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। मोर व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फ्रॉम द कार्नर टू अनदर with geotagging and so on. Funds are made available to the city government for such plans. However, all this work is being handed over to large contractors entering the city domains for making sanitation a profit entity। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई है, ये पूरा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, सरकारी है। क्या है, सरकारी है। लेकिन ये सरकारी नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया, इसमें प्राइवेट एंटिटीज आ गई। जब प्राइवेट एंटिटी आ जाएगी, किसी भी चीज में अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो फिर वो सरकार का काम मेन क्या होता है, सरकार का मेन काम होता है कल्याण करना, ठीक है, सरकार का मेन काम क्या होता है, कल्याण करना। और प्राइवेट प्राइवेट लोगों का मेन काम क्या होता है, लाभ। तो आप बताइए, जब इस सैनिटेशन कार्य में प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे यही होगा, इससे वो अपने लाभ कमाने के चक्कर में होंगे, और जो योजना है, योजना की जो सही दिशा है वो मिल नहीं पाएगी, और फिर वही नुकसान, और क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। जैसे the state become a toolkit for the privatization of public health services and continuous caste discrimination। अच्छा ये बताइए, ये जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना में अगर सरकार काम करती है, आप खुद ही अपने मन से समझिएगा, सरकार जब काम करती है तो क्या वो कास्ट देखती है, सफाई कर्मी के लिए क्या कास्ट कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है क्या, कि आप इस कास्ट के हो तो सफाई कर्मी का जो है जॉब नहीं कर सकते या नहीं भर सकते। लेकिन अगर वही सफाई करने का काम प्राइवेट लोगों को मिल जाए, अगर वही सफाई वाला काम प्राइवेट को मिल जाए, तो क्या वो बड़े लोगों को भरेंगे या जॉब देंगे, हमेशा वो किसको लगाना चाहेंगे, वो हमेशा स्ट्रेस कम्युनिटी जो, यस, स्ट्रेस कम्युनिटी है उन्हीं को लगाएंगे, ठीक है।
और उसमें भी SC ST। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सफाई के आधार पे हो रहा है, जो अभी तक चला आया हिस्ट्री में, वो रुका ही नहीं, वो तो आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, ये दिक्कत है। आगे समझिएगा। अब थोड़ा सा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में समझिए। अभी तक तो हमने इसका क्रिटिसिज्म देख लिया। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और विजन क्या था? एक क्लीनर इंडिया, स्वच्छ भारत बनाना था। और कब तक इसका मिशन पूरा होना था? अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वाज टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण इसका ये था ODF, मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री। इसको करना था इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब जो सफाई कर्मी हाथ से जो साफ करते हैं, ऐसे बड़े बड़े टंकी को जो हाथ से साफ किया जाता है, उसको भी कट करना था। एंड प्रमोट साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब उनका दोबारा से रिसाइकिल करके खाद की तरह उनका इस्तेमाल किया जाना। रिसाइकिल करके जो वहां से गंदगी निकलती है उसको हम क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये इसका मेन पर्पस था। ठीक है, अब अचीवमेंट क्या हुआ? कागजी अचीवमेंट समझ लीजिए। अचीवमेंट्स ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन का ओरिजिन इंडिया क्या है? इट सर्च फ्रॉम 39% इन 2014 टू 100% इन 2019। आश्चर्यजनक बात है कि यह 39% था, जो भारत में रेस था सैनिटेशन का, वो 39% था 2014 में, और 100% कब हो गया? 2019 में, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या रूरल। अब दूसरा, SBM एम्ड टू अचीव ओपन डिफिकेशन फ्री ODF status by October 2019 with a subsequent goal to transition the ODF plus by 24-25। मतलब 2019 में भारत जो हो गया वो ODF हो गया, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया। और इसका एक और अलग से टारगेट आ गया 2024-25 तक ये क्या हो जाएगा? ODF प्लस हो जाएगा। ODF प्लस मतलब सबके पास एक टॉयलेट हो जाएगा, सबके पास मतलब कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ODF स्टेटस क्या होता है? करंटली अबाउट 85% ऑफ विलेज हैव अटेंड ODF प्लस स्टेटस। अच्छा, भारत के 85% विलेज जो है वो ODF प्लस स्टेटस आ गया है। और टॉयलेट एक्सेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे राउंड 3, 95% ऑफ इंडिया रूरल पॉपुलेशन हैड टॉयलेट एक्सेस। मतलब 95% इंडिया के जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसके पास टॉयलेट एक्सेस है, विथ 79% ओनिंग दियर फैसिलिटीज। जिनमें 79% जो है, 79% क्या है? उनके पास फैसिलिटीज है। दिस हैज हेल्प्ड रिड्यूस ओपन डिफिकेशन विच लीड्स टू डिजीज। मतलब ओपन डिफिकेशन से जो रोग होता है उससे बचाने के लिए इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। पब्लिक टॉयलेट, द मिशन हैज हेल्प्ड कंस्ट्रक्ट ओवर 6 लाख कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स। 6 लाख से ज्यादा कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट बनाए गए। द मिशन हैज हेल्प कंस्ट्रक्ट सॉरी waste collection. Several cities and towns have seen improvement in door-to-door waste collection, waste segregation, and scientific waste proceeding. So, bioethanation plant, material recovery facilities, etc. This is helping tackle India's immense waste management challenge. मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन अभियान से ये फायदा हुआ कि भारत में स्वच्छता का स्तर बढ़ गया, और जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे स्तर पर आ गया। अब अगला क्या है? बिहेवियरल चेंज एंड अवेयरनेस। लोगों में क्या बदलाव आया? बिहेवियरल चेंज, मतलब बिहेवियरल चेंज हुआ, व्यवहार उनका बदल गया, उनमें अवेयरनेस आ गई। द स्वच्छ भारत अभियान emphasized behavioral change through mass awareness campaigns encouraging citizens to adopt cleaner practices. Swachh Bharat mission has helped bring sanitation and cleanliness into public discourse like never before. कंपटीशन फॉर क्लीन, अब लोगों में क्या हो गया? स्वच्छता से संबंधित क्या कंपटीशन, प्रतियोगिता। स्वच्छता लीग एंड रैंकिंग ऑफ क्लीन सिटीज, मतलब ये एक रैंकिंग निकाली गई कौन सा शहर कितना साफ है। इससे क्या हुआ? स्टेट और शहरों में क्या पैदा हुई? कंपटीशन पैदा हुआ। सर्वे शोज राइजिंग पब्लिक सेटिस्फैक्शन विद सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। वेस्ट मैनेजमेंट क्या हुआ? द मिशन हैज मोबिलाइज ओवर 20,000 करोड़ फॉर investment in solid and liquid waste management system. This is strengthening urban infrastructure across India. आगे देखिएगा, लिमिटेशन क्या हो गया? लो टॉयलेट यूज। कितना भी टॉयलेट बना दीजिए, भारत वालों, भारत के जो लोग हैं वो बोलते हैं जब तक खुले में नहीं आते अंदर से अच्छा नहीं लगता। सफोकेशन होता है उनको टॉयलेट में, क्या होता है? सफोकेशन। दूसरा, क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज।
कितना भी आप टॉयलेट बना देंगे, अगर वो खराब, उसका जो क्वालिटी अगर खराब रहेगा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। दूसरी, वाटर स्कार्सिटी इम्पैक्ट, पानी की कमी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहेवियरल एंड सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म का मतलब क्या होता है, एक घर है, उस घर के अंदर टॉयलेट नहीं बन सकता। आपने एक टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी देखी होगी, पूरी फिल्म भी इसी पर बेस्ड थी कि घर के अंदर नहीं बन सकता क्योंकि घर के अंदर रसोइयां होती है। ये क्या है, ये परंपराएं हैं, परंपराएं रूढ़ियां हैं जो आपको सफल होने से, जो आपको विकास करने से रोक सकती हैं। कास्ट बेस्ड वेरिएंसेस, कास्ट बेस्ड में सफाई करने का काम क्या है, सिर्फ उन्हीं का है, उनका, एससी एसटी का, और जनरल लोग नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी परंपरागत रूढ़वादिता है जिसको तोड़ना जरूरी है। चैलेंजेस इन लार्जर हाउस होल्ड, बड़े बड़े घरों के लिए भी एक चैलेंज है। इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट में सबसे बड़ा इशू तो यही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपने ऊपर पढ़ा ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी कचरा है उसको ओपन एयर में क्या कर दिया है, ओपन एयर में फेंक रहे हैं, ठीक है। आगे समझिए। अब स्वच्छ भारत मिशन का एक जो है ड्रा, वो मतलब इमेज से आप समझ सकते हैं इसका, इंफोग्राफिक से। 2014 में क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, भारत को क्या करने के लिए, ओडीएफ फ्री बनाने के लिए, ठीक है। और कब तक, 2019 तक। फिर क्या हुआ, 2015 में अमृत लॉन्च किया गया इन 5 सिटीज टू प्रोवाइड बेसिक सिविक अमेनिटीज इन अर्बन एरियाज। फिर 2021 में क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड अमृत 2.0 लॉन्च टू मेक 100% गार्बेज फ्री सिटीज एंड इंश्योर 100% वाटर सप्लाई। फिर क्या हुआ, सॉरी ये 2019 वाला, इंडिया अचीव 100% ओडीएफ फ्री स्टेटस। अब टॉयलेट कैंपेन 2.0 क्या है, हैज बीन लॉन्च टू चेंज द फेस ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट इन अर्बन इंडिया। अब ये इधर थोड़ा मतलब समझ लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। ओडीएफ का क्या मतलब होता है, नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड डिफिकेटिंग इन ओपन, मतलब एक सिंगल आदमी नहीं मिला बाहर जाकर शौच करते हुए, इसको हम बोलेंगे ओडीएफ। ओडीएफ प्लस क्या होगा, नो वन डिफिकेटिंग इन ओपन एंड वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट, मतलब कि वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट है, ये है ओडीएफ प्लस। ओडीएफ डबल प्लस क्या है, all conditions of ODA plus and toilets with sludge and septage management, मतलब जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो गंदगी का निवारण होता है, उन सारे मैनेजमेंट के साथ अगर पूरा सिस्टम उपलब्ध है तो उसको आप ओडीएफ प्लस बोलेंगे। और वाटर प्लस क्या होगा, ऑल वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड एज पर सीपीसीबी नॉर्म्स बिफोर रिलीज, मतलब जो भी पानी है वो रिलीज होने से पहले क्या हो रहा है, वाटर का पूरा एकदम ट्रीटमेंट हो रहा है और उसको सही किया जा रहा है, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, ये मीनिंग आपके काम आ सकती है, ठीक है। अभी हो गया द वन ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताया गया, उसकी समस्याएं क्या है ये देखिएगा। मोस्ट सिटीज प्रोएक्टिवली सबमिटेड देयर सीएपीपी, येट देयर इम्प्लीमेंट, ये जीएस पेपर फर्स्ट का हिस्सा, इसको समझिएगा, ठीक है, जीएस फर्स्ट का पार्ट है। मोस्ट सिटीज प्रोएक्टिवली सबमिटेड देयर सीएएपी, ठीक है, येट देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन इनकंसिस्टेंट, मतलब उन्होंने अपना सीएएपी तो जमा किया लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनको बताया गया है, वो इनकंसिस्टेंट है। ऑन एवरेज ओनली 60% ऑफ द एलोकेटेड फंड हैव बीन यूज्ड दस फार, मतलब अभी तक जितना भी उनको फंड एलोकेट किया गया है ये क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए, उसका उन्होंने सिर्फ 60% यूज किया है। और ये किसके, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। इम्प्लीमेंटेशन डिले हिंडर एनसीए सक्सेस, एनसीएपी जो प्रोग्राम है उसके सक्सेस में ये जो इम्प्लीमेंटेशन में इतना देरी हो रही है उससे नुकसान हो सकता है। पर्टिकुलरली डिले इन अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और एक और भी दिक्कत है, जो अप्रूवल लेना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसमें भी डिले हो रहा है। बियॉन्ड द नीड फॉर डाटा एंड मॉडल्स, स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड इज एसेंशियल। फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज शुड सीक टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बाय यूटिलाइजिंग शेयर्ड, मतलब ये जो रेड टेप होता है, रेड टेप मतलब क्या होता है, लाल फीता स्याही, जो जगह जगह चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस सारी प्रोसेस को सिंपल बनाना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सब काम आगे बढ़वाइए जिससे कि सारा काम बहुत स्मूथली हो जाए और भारत स्वच्छ हो सके। व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन 2019, it was to cut the concentration of atmospheric particulate matter by 20 to 30% by 2024, मतलब जब यह प्रोग्राम एनसीएपी लॉन्च किया गया था 2019 में, तो इसका मेन मोटो क्या था, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका हम एयर से
कितना परसेंट कम कर देंगे, 20 to 30%। और कब तक, 2024 तक। अब 2017 लेवल, 2017 के लेवल से। अब ये बाद में क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया बाद में, और इसको 2026 तक बढ़ा दिया 40%। ये हम 2026 तक 40% कम कर देंगे। अब ये एनसीएपी क्या है, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन जनवरी 2019। इसका एम क्या है, टू अचीव रिडक्शंस अप टू 40% और अचीवमेंट ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, कंसंट्रेशन बाई 25-26। 2026 तक 40% की कमी, ऊपर मैंने बताया ही। अब नॉन अटेनमेंट सिटीज, these are designated if they consistently fail to meet the national ambient air quality standard for fine particulate matter और नाइट्रोजन ऑक्साइड ओवर ए 5 ईयर पीरियड। तो ये जो नॉन अटेनिंग सिटीज हैं, इनको तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये जब कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार फेल हो जाएंगी जो स्टैंडर्ड इनको अपनाने के लिए बोला गया है उसमें, और लगातार 5 सालों तक। और ये स्टैंडर्ड क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर को एयर से कम करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे एयर से। डिफरेंस बिटवीन PM2.5 एंड PM10, PM2.5 और PM10 में डिफरेंस ये है, while PM10 is smaller enough to penetrate the respiratory system, PM10 इतना छोटा हो सकता है कि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकता है, वहां घुसकर रोग पैदा कर सकता है। तो सोचिए PM2.5 तो उससे भी ज्यादा छोटा होता है, एंड कैन मूव डीपर, और ये आपके लंग सिस्टम में और ज्यादा अंदर जा सकता है, एंड ट्रिगर ए रेंज ऑफ डिजीज, और बहुत बड़े बड़े घातक रोगों को पैदा कर सकता है, इंक्लूडिंग फेटल वंस, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक और प्राण घातक हो सकते हैं। अब आगे इश्यूज समझिए जो इससे अंडर एनसीएपी, सिटीज कंटिन्यूसली वायलेटिंग एनुअल पीएम लेवल। ये जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, पर्टिकुलेट मैटर, ये इतना खतरनाक होता है, दिल्ली वालों से जाके पूछिए, इतना खतरनाक होता है कि अगर ये आपके शरीर में घुस गया, आपके मतलब सांस लेते हुए आपके फेफड़ों को बर्बाद कर सकता है, फेफड़े को बर्बाद कर देगा, अस्थमा हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं इनसे। और इनसे बचने के लिए जो सरकार का प्रोग्राम एनसीएपी 2019 में चलाया गया था, उसको क्या हो रहा है, ये जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, जो सिटीज हैं, वो कंटिन्यूसली इसमें फेल हो रही हैं और वायलेट कर रही हैं। जो मिनिमम उनको बताया गया कि आपको कम से कम 30% तो पार्टिकुलेट मैटर अपने एयर से कम ही करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रही। Most cities proactively submitted their CAP, yet their implementation has been inconsistent। वही बात हुई कि वो अपना सबमिट तो कर रही है सीएपी, लेकिन उनका जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ओनली 60% ऑफ द एलोकेटेड फंड, सॉरी, 60% एलोकेटेड जो फंड है उसी का यूज हो पाया है। ठीक है, आगे देखिएगा। विशाखापट्टनम एंड बेंगलुरु हैव स्पेंड 0 and 1%। देखिए विशाखापट्टनम ने तो केवल मतलब 0% यूज किया अपने फंड का, और 1% किसने यूज किया है, बेंगलुरु ने। ये स्थिति रही तो कैसे कोई नहीं सुधरेगा। अब एक लास्ट जो है आर्टिकल, लास्ट का थोड़ा सा मामला है, शायद आपको अच्छे से मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये द हिंदू का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल छपता है लास्ट में, जो कि क्विज आता है। इसमें क्या बताया गया है, मेटल नेम्ड फॉर आइसलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, मतलब मेडिटेरेनियन सी में एक आइसलैंड है जिसके नाम पर एक मेटल का नाम रखा है, तो वो मेटल कौन सा है, वो मेटल है कॉपर। तो कॉपर आइसलैंड है ना वहां पर एक। दूसरा है एलिमेंट हुज इज डेरिव्ड फ्रॉम वेलूर इन कर्नाटका, जो बेलूर, कर्नाटका का बेलूर है वहां से एक एलिमेंट है उसको डिराइव किया गया है, तो उसका नाम क्या है, बेरिलियम। क्या नाम है उसका, बेरिलियम। शायद आपको ये सब पता नहीं होगा। स्वीडिश विलेज फॉर विच 4 एलिमेंट आर नेम्ड, एक स्वीडिश विलेज है, स्वीडन का एक गांव है, उसके नाम पर 4 एलिमेंट का नाम पड़ा है, उसका नाम क्या है, येटरबी या येटरबाई आप इसको बोल सकते हैं। एलिमेंट नेम्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन सिटी ऑफ लाइट, ल्यूटेटियम जो होता है उस वो यूज किया गया सिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एलिमेंट नेम्ड फॉर सिटी हुज नेम मींस मर्चेंट हार्बर। ठीक है, हैफनियम, हैफनियम नाम का एक एलिमेंट है जो जिसका अर्थ होता है मर्चेंट्स। ठीक है, अब दूसरा विजुअल आइगोर, अच्छा वो जो फोटो दिखा था वो इनका फोटो था। फर्स्ट कांटेक्ट केन, ये बस इतना ही था, इतना ही आपको समझना है।
ये आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। साइंस जो यूपीएससी है उसके साइंस पोर्शन में ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं, तो इसको लेकर के प्रिपेयर रहिए जी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम आपके सुझावों का इंतजार करते हैं और वेट करेंगे कि आप कोई सुझाव दें तो हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पहले से ही कोशिश रहती है कि आपको इम्प्रूव मटेरियल दें, लेकिन जैसे जैसे आदमी सीखता है आगे वैसे ही इम्प्रूव करता है। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमको जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपको एक मेंस का क्वेश्चन देते हुए जाता हूं, और कोशिश करिएगा उसका आंसर लिखने के लिए। ठीक है, एक बार जरूर कोशिश करिएगा उसका आंसर लिखने के लिए। तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत में भारत में वन संसाधनों की स्थिति, भारत में वन संसाधनों की स्थिति, ये यूपीएससी 2020 जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। कोशिश जरूर करिएगा इसको लिखने की, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आने वाले पेपर में 100% ये पूरा चांस है ये क्वेश्चन आएंगे। संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन, एवं जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामों उसके परिणामों उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए, परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लीजिए। एग्जामिन द एग्जामिन द स्टेटस ऑफ एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, forest resources of India and its resultant resultant impact on climate change, on climate change। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, और आप चाहें तो इसको सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, धन्यवाद।